लास्ट टाइम मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कहाँ तक देखा है? परसेंटेज यील्ड कर रहे थे, बराबर, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं तो उन लोगों को आइडिया आ जाएगी, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ carbon dioxide formed when 16 grams of CH4 is completely combusted, ठीक है। अब कंबशन रिएक्शन तुम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती होगी तो मैं बता रहा हूँ, देखो CH4 मतलब मीथेन, दिस अंडरगोज कंबशन, ठीक है। कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है? हाँ, ऑक्सीजन के, पता है ना इतना। ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल सकती है क्या? नहीं। नाउ C+O2 गिव्स अस, अरे C+O2 क्या देता है? CO2 एंड H+O2 H2, ओके। अब मुझे बताओ CH4 में कितने कार्बन? तो वहां पे भी कितने कार्बन आएंगे? एक ही आएगा, एक कार्बन एक कार्बन। यहां पर कितने हाइड्रोजन? तो यहां पे कितने आने चाहिए? बट अभी कितने हैं? तो 2 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे? समझा? तो अब ऑक्सीजन देखो भाई, यहाँ पे CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 + 2 4। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे करने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 × O2 4 हो। इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दो भाई, यहाँ पर व्हाट इज द मोलार रेशियो? मोलार रेशियो क्या आ रहा है? 1:2, 2:1, ये सबको याद है? ये समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? पक्का? ओके। अब चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर में जो भी डेटा पूछा रहे, मतलब जो भी डेटा दिया रहे, पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल्स में। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब मोल्स निकालने के लिए जिन लोगों को याद है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तुम देखो, अब मोल्स निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है। फर्स्ट, गिवन मास अपॉन मोलार मास, याद है? दूसरा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का आता है, ये क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। सब जन जरा मुझे बताओ भाई, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या रहती है? 6.022 × 10⁻23। याद है ये सबको? पक्का? ओके। तो अब मुझे बताओ डेटा किसके बारे में दिया है? CH4 के बारे में दिया है। CH4 का क्या डेटा दिया है? 16 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो पहले 16 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल्स में। अब मास देकर रखा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला गिवन मास अपॉन, याद है ये सबको? अब गिवन मास अपॉन मोलार मास यूज करेंगे। एंड एग्जाम में तुम लोगों को दिया रहता है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, ठीक है। मोलार मास निकालने के लिए CH4 का मोलार मास मैं निकाल कर दे रहा हूं। CH4 एक कार्बन का मास, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन, तो CH4 का मोलार मास यूनिट ग्राम पर मोल। अरे याद है ना, दीज मेनी ग्राम्स पर मोल। एक मोल CH4 का मास रहता है 16। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालो। मोल्स आ गए। अब देखो, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 is equal to given mass 16 upon molar mass 16, which is 1 मोल। समझे? अब ये 1 मोल है। एंड व्हाट इज द मोलर रेशियो
ये देखो हम लोगों को CO2 के बारे में पूछा है, तो CO2 दिख रहा है, CO2 के बारे में पूछा है। CO2 के बारे में क्या पूछा है? मास पूछा है। क्या पूछा है? मास। तो पहले CO2 के मोल्स निकालने पड़ेंगे। एक मोल CH4 से कितने CO2 आएंगे? क्या करने का? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 मोल अपॉन, ये नीचे भी क्या आ गया? 1। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है? नीचे की चीज ऊपर जाती है, ऊपर की चीज नीचे आती है। तो एक मोल CH4 से कितने मोल CO2 बनेंगे? 1 मोल बनेगा। इसमें कोई किसी को दिक्कत? ये समझ पा रहे हो? बट अभी हम लोगों को मोल्स नहीं पूछे, हम लोगों को क्या पूछा है? मास। अब 1 मोल CO2 का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलार मास, W/m, जिसमें अभी हम लोगों को W निकालना है। तो W निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। अब CO2 का मोलार मास निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए ना, 1 मोल CO2 बनने वाला है। अब CO2 का मोलार मास निकालना है। CO2 का मोलार मास निकालने के लिए पहले से डेटा देकर रखा है। CO2 का मोलार मास यहाँ पे मैं साइड में निकाल रहा हूँ। CO2 एक कार्बन का मास, एक ऑक्सीजन का मास, तो 2 ऑक्सीजन का मास। सबको मोलार मास निकालने आता है। तो यहाँ पे आ गया 12 + 32। आंसर कितना हो गया? कुछ समझे? पक्का? तो यहाँ पर W बनेगा 1 मोल ऑफ CO2 इंटू मोलार मास 44। तो आंसर आ जाएगा 44 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे इसका यूनिट ग्राम नहीं रहता, ग्राम पर मोल। मोलार मास का यूनिट रहता है ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा? अब इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था परसेंटेज यील्ड, याद है? अब परसेंटेज यील्ड क्या रहता है? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को आ रहे हैं, आ जाएंगे एग्जाम में। ओके, अब परसेंटेज यील्ड लास्ट टाइम पढ़ा था, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज यील्ड? देखो, परसेंटेज यील्ड, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था। लेट अस से कि तुम लोगों ने एक आम का झाड़ खरीदा, ठीक है यार, ये एग्जांपल। अब ये झाड़ खरीदते वक्त तुम लोगों को वो जो झाड़ बेचने वाला था उसने बोला कि 1 साल में इसमें कितने आम लगेंगे? 10। कितने लगेंगे? 10। बट जब आम का सीजन आया तो एक झाड़ पे लेट अस से कि 5 आम लग रहे। कितने आम लग रहे हैं? तो उसने अपने को कितना बताया था? 10। आम कितने लगे? 5। तो परसेंटेज यील्ड कितनी हुई? 50%। ये सबको समझ में आ रहा है? ओके, ये लास्ट टाइम पढ़ाया था, एक बार जस्ट रिवीजन दे रहा हूं। अब देखो भाई, परसेंटेज यील्ड, इसका फॉर्मूला देखो। हम लोगों को जो अभी दिखा कि 5 आम लगे, ये थ्योरेटिकल यील्ड है कि प्रैक्टिकल यील्ड है? प्रैक्टिकल यील्ड है, बराबर। तो 10 आम ये थ्योरेटिकल था कि प्रैक्टिकल था? थ्योरेटिकल। कि उसने थियरी में बोला कि 10 लगेंगे, प्रैक्टिकली कितने लग रहे हैं? 5। तो इसका परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हो जाता है प्रैक्टिकल यील्ड, sometime it is called as experimental yield upon theoretical yield into 100। प्रैक्टिकली कितने आम लग रहे हैं? 5। अभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया, 5। थियरी में कितने बोले थे? into 100, ठीक है। तो ये 10 कैंसल आउट हो गया, 5 10 जा 50, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 50। रख दीजिए ना, थैंक यू। तो आंसर कितना आएगा? 50%। परसेंटेज यील्ड इज 50%। समझा? अब देखो भाई, तुम लोग एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम है क्या एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने का? नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो रहती है वो हमेशा क्या रहती है? गिवन इन एग्जाम। समझ में आ रहा है? वो एग्जाम में हमेशा दी रहती है, बट थ्योरेटिकल यील्ड एग्जाम में दी रहती है क्या? वो हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था, देखो भाई, 16 ग्राम CO2 नहीं, CH4 जब कंबस्ट करेंगे तो मुझे बताओ कितना ये मिलता है CO2? हाँ, अरे बोलो जोर से बोलो। 44 ग्राम्स। अरे दिख रहा है क्या? 16 ग्राम CH4 कंबस्ट करने के बाद कितना मिलता है? ये प्रैक्टिकल है कि थ्योरेटिकल है? थ्योरेटिकल है। जब याद रखना, हम लोग जो भी पेपर के ऊपर करते हैं
वो सब हमेशा क्या रहता है, थ्योरेटिकल रहता है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल वाला हम लोग एग्जाम में कर पाएंगे क्या? तो एग्जाम में अगर नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में पहले से क्या रहेगा, दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन इज when 16 grams of CH4 is combusted, (36 grams of CO2 is formed. What is the percentage yield? क्वेश्चन समझा? अब मुझे बताओ, यहाँ पे 16 ग्राम CH4 कंबस्ट होने के बाद 36 ग्राम CO2 मिल रहा है, ये पहले से देकर रखा है। अब वो जो CO2 मिल रहा है वो थियोरेटिकल CO2 है या प्रैक्टिकल CO2 है? प्रैक्टिकल। याद रखना एग्जाम में पहले से जो भी दिया रहता है वो हमेशा क्या रहता है, तो ये 36 ग्राम जो है वो क्या हो गया, प्रैक्टिकल यील्ड बराबर। थियोरेटिकली 36 मिलेगा क्या, कितना मिलता है, 44। वेरी नाइस। अरे अब भी ऊपर क्वेश्चन कराया, 16 ग्राम से थियोरेटिकली कितना मिलता है, 44। समझा? ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था थोड़ा बहुत। तो 16 ग्राम से एक्चुअल में मिलता है 44, बट हम लोगों को एग्जामिनर ने क्या लिख कर दे दिया है। सो नाउ व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? करोगे इसको आगे कंटिन्यू, ठीक है? अगेन देखो, ये क्वेश्चन में ये 44 दिया नहीं रहता, वो पहले ऊपर जैसे सॉल्व किया वैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद तुम लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। करो जरा प्लीज, ट्राई करो। हो गया? देखो यहां पर परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रैक्टिकल अपॉन इनटू प्रैक्टिकली कितनी यील्ड आ रही है 36, थियरी में कितना मिलना चाहिए था, इनटू अब ये 4 11 जा 44, 4 9 जा, ठीक है? तो ये क्या बन रहा है, 9/11 बराबर। 9/11 अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो पहले 0, 11 8 जा बराबर, फिर बाद में 1, ओके वापस 8, ओके ठीक है। चलो ये 81 कंटिन्यूएशन में रहेगा, इनटू 100। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 81.81%। समझे? अगेन थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा दी हुई रहेगी, प्रैक्टिकल यील्ड हम लोगों को निकालनी पड़ती है। तुम लास्ट लेक्चर में थे, आज फर्स्ट लेक्चर है तो लास्ट मिस किया था। अरे यार, ओके, एटलीस्ट टाइम पे आया करो, रिवीजन तो मिस नहीं होगी ना। ओके ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, इधर तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, परसेंटेज यील्ड के बाद हम लोगों को पढ़ना है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी, देखो भाई, जिन लोगों को परसेंटेज प्योरिटी समझ में आ गया है उन लोगों को परसेंटेज यील्ड समझ में आ गया है, उनको परसेंटेज प्योरिटी इजीली समझ में आएगी, ठीक है? जिन लोगों को परसेंटेज यील्ड मिस हो गया या फिर समझ में नहीं आया था, परसेंटेज प्योरिटी जो है और परसेंटेज यील्ड जो है दोनों सेम टू सेम रहते हैं, आंसर सेम आता है हमेशा, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है बट आंसर हमेशा सेम रहता है। कैसे वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले परसेंटेज प्योरिटी समझते हैं क्या रहता है, ध्यान देंगे। देखो भाई, लेट अस से कि तुम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गोल्ड खरीदेंगे। क्या खरीदना है तुम लोगों को, सोना। महंगा हो रहा है, ठीक है? तुम लोगों ने सोचा कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, सोना खरीदेंगे। समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने हर महीने जाके सोना खरीदना स्टार्ट किया, समझे? कितने खरीद रहे हो, तो हर महीने 10 ग्राम खरीद रहे हो, ठीक है? कितने प्योरिटी का खरीद रहे हो, 99.9% प्योर, मतलब ऑलमोस्ट 100% प्योर क्या खरीद रहे हैं हम लोग, गोल्ड। समझ में आ रहा है? अब जिस दुकानदार ने तुम लोगों को ये सोना बेचा, उसने तुम लोगों को क्या बोला, इसके अंदर कितना ग्राम सोना है, 10 ग्राम सोना है। समझ में आ रहा है? कितने प्योरिटी का है, तो पूरा 10 ग्राम तुम लोगों ने सोना खरीदा, फिर बाद में तुम लोग इस सोने को बेचने गए, ठीक है? अब बेचने जब गए तब तुम लोग उस दुकानदार को ढूंढने गए, मतलब दुकान वाले को ढूंढने गए, तो पता चला कि साला दुकान बंद हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, दुकानदार भाग गया। अब वो भाग गया तो तुम लोग दूसरे दुकान में गए, दूसरे दुकान में गए तब तुम लोगों को पता चला कि तुम लोगों ने जो सोना खरीदा है उसमें कितना ग्राम सोना है, एंड बाकी जो बचा हुआ है वो 2 ग्राम कॉपर है। समझ में आ रहा है? तो अपने को लग गया चूना।
समझ पा रहे हो? तो हम लोगों को उसने जो प्योरिटी का गोल्ड बेचा था वो उतने प्योरिटी का था क्या? तो अभी ये 10 ग्राम में सिर्फ 8 ग्राम गोल्ड है, मतलब कितना परसेंटेज प्योरिटी आया? 80%। कितने परसेंटेज प्योरिटी आई? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी का सिंपल फॉर्मूला रहता है अमाउंट प्योर अमाउंट या फिर अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन क्या आएगा? अपॉन टोटल अमाउंट, अपॉन अरे ना 10+2 दोनों टोटल में 8 ग्राम सिर्फ प्योर है, तो अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100। देखो भाई प्योर अमाउंट कितनी थी अपने पास? 8 ग्राम, अपॉन टोटल अमाउंट कितनी है? इंटू, तो आंसर कितना आएगा? तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? पक्का? ओके। बट अभी ये लैब में हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ना कि ऐसा कुछ है, ठीक है? अब लैब में ये कैसे प्रूव किया जाता है ध्यान देंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं। ये कंपाउंड में लेट्स से अपना ये जो येलो कंपाउंड है वो हमारा प्योर कंपाउंड है, दिख रहा है प्योर कंपाउंड। अब इस प्योर कंपाउंड में कुछ लाल कलर की इंप्योरिटी है। मैंने क्या बोला, समझा? अब हम लोगों को इसमें कितनी इंप्योरिटी है वो ढूंढना है। फॉलोड। अब ये कैसे ढूंढा जाए? हम लोग इसको किसी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा दें। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने इसको किसी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराया, समझा? रिएक्ट करने के बाद रिएक्शन हुई, हम लोग ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं। देखो भाई अपने को इम्प्योर के बारे में कुछ भी पता है क्या? नहीं, हम लोगों को प्योर के बारे में पता है। तो हम लोग ऐसी रिएक्शन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कौन रिएक्ट करता है? प्योर कंपाउंड रिएक्ट करता है, समझे? ये प्योर कंपाउंड रिएक्ट करके इसने कुछ तो नया कंपाउंड बनाया, ये प्रोडक्ट है अपना, ठीक है? इस प्रोडक्ट में कौन रिएक्ट किया है? सिर्फ प्योर सब्सटेंस, बराबर। तो बाकी जो बचेगा वो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? इम्प्योर सब्सटेंस रहेगा। लेट अस से कि इनिशियली तुम्हारे पास यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस था वो था, मतलब टोटल सब्सटेंस था वो कितना ग्राम था? एंड फिर बाद में रिएक्शन होने के बाद 1 ग्राम इम्प्योर बच गया। मतलब कितने ग्राम प्योर रिएक्ट किया? 9 ग्राम रिएक्ट किया। तो अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना बना? टोटल अमाउंट कितनी थी? इंटू 9/10 इंटू 100। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक है। एंड फिर बाद में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? फिर 90% आएगा। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? अब ये इतना कुछ ऐसे करने की जरूरत भी नहीं रहती। लेट अस से कि तुम्हारे पास इंप्योरिटी ऐसी है, नमक है, नमक मतलब पता है ना, सॉल्ट, NaCl, ठीक है? तो अपने पास NaCl है, इसके अंदर मेरे से थोड़ी सैंड मिक्स हो गई है। सैंड समझ में आता है, ठीक है? अब मुझे इसमें कितनी सैंड मिक्स है वो निकालना है। मैं क्या कर सकता हूं? क्वेश्चन समझा ना? मतलब इतना मैंने जो बताया, रिएक्ट करेंगे, ये करेंगे, उतना मेहनत भी लेने की जरूरत बहुत सी बार नहीं रहती। क्या कर सकते हैं? वाटर ऐड कर सकते हैं। वेरी नाइस। पानी ऐड करूंगा तो नमक क्या हो जाएगा? सैंड डिसॉल्व होगी क्या? फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? छान लेंगे, फिल्टर करेंगे, उसको बोलते हैं, ठीक है? तो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलने का फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो अपने पास सैंड बची उसको सुखाने का, उसका वजन लेने का, तो वो इम्प्योर बन गया। एंड फिर बाद में पानी में जो नमक है वो मुझे अगर वापस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? इवेपोरेशन करूंगा, वापस नमक मिल जाएगा। प्योर सब्सटेंस अलग भी होता है एंड इम्प्योर का मास भी समझ में आता है। मैंने क्या बोला, समझा? परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकाल सकते, कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? हमेशा ऐसे कुछ बहुत बड़ी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं रहती। बहुत सी बार रहती है बट बहुत सी बार नहीं भी रहती। इधर तो कोई दिक्कत। अब तो अब नया फॉर्मूला देखो भाई, अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस अपने को कैसे पता चलेगा? परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस बिकम्स अमाउंट रिएक्टेड। मुझे बताओ रिएक्शन में इम्प्योर रिएक्ट करने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ प्योर रिएक्ट करने वाले। समझ में आ रहा है? अपॉन नीचे क्या आएगा? टोटल अमाउंट इंटू, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे यहां तक फॉर्मूला तक कोई दिक्कत? चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे।
हो गया। अब देखो मैं वापस शुरुआत से सब कुछ बता रहा हूँ। परसेंटेज यील्ड भी हम लोग वापस एक बार करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी भी एक बार करेंगे, ठीक है। अगेन परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी दोनों के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है। क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ oxygen gas evolved when 122.5 grams of KClO3 is decomposed, ठीक है। given that the reaction is 2 KClO3 solid gives 2 KCl solid plus 3 O2 गैस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब पहले वापस इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ भी दिया हो, हम लोग पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मास दिया है, मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, W अपॉन M, सबको आता है। अब W देकर रखा है, W कितना दिया है 122.5। अब हम लोगों को क्या ढूंढना पड़ेगा, मोलर मास M। तो गिवन दैट K इज इक्वल टू 39, Cl इज इक्वल टू 35.5, O इज इक्वल टू 16। करो पहले सब जन मोलार मास निकालेंगे, ठीक है। मोलार मास निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। चलो इतना कर लो। देखो तो यहाँ पर मोलार मास हम लोग जब निकालने जाएंगे तो KClO3 का मोलार मास आता है 39 प्लस एक Cl 35.5, एक ऑक्सीजन 16, तो 3 ऑक्सीजन 3 16 जा या फिर 16 3 जा 48 बराबर। तो इसका टोटल आंसर आएगा 122.5 ग्राम पर मोल। यूनिट याद है ना सबको। अब जैसे मैंने बोला हम लोगों को जो भी डेटा दिया हो सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करने का। मोल्स निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला गिवन मास अपॉन W बाय M। W कितना दिया है 122.5, ओके। M कितना दिया है, मतलब कितना मिला 122.5, तो आंसर कितना आया 1 मोल, ठीक है। व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ओवर हियर, 2:2 कितने मोल KClO3 है 1 मोल। हम लोगों को क्वेश्चन में 1 मोल ही दिया है, समझे। अब ये 1 मोल से कितने मोल ऑक्सीजन आएंगे वो निकालने के लिए क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे। तो आंसर आएगा 3 × 1/2। आंसर कितना हो गया 1.5 मोल या फिर 3/2 मोल। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। जो भी डेटा दिया हो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मोल्स में, फिर बाद में क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे जो आंसर आएगा वो लिख देने का, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, बट एग्जामिनर ने अपने को मोल्स निकालने बोला है क्या, नहीं, क्या निकालने बोला है। अब नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, वेरी नाइस, वॉल्यूम बाय 22/22. तो V इज इक्वल टू n इंटू 22.4, समझे। n कितना आया 3/2 इंटू 22.4, समझे। ये डिवीजन आता होगा 2 1 2 2 1 1.2 11.2 11.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 33. फास्ट नहीं हो रहा है ना पे, ये समझा सबको, वॉल्यूम कैसे निकाला एंड ऑल, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हम लोग जो भी पेपर पे करते हैं वो क्या रहता है, हमेशा थ्योरेटिकल रहता है। अब थियरी से अगर मुझे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे निकाले, ध्यान दो। एक सिंपल क्वेश्चन, इसको ही एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन इज 122 ग्राम्स 122.5 grams of potassium chlorate on decomposition
gives 22.4 liters of oxygen gas. Find percentage yield of रिएक्शन. परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन समझा. अब ये 22.4 जो दिया हुआ है वो प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? प्रैक्टिकल है. जो भी एग्जाम में पहले से दिया रहेगा वो हमेशा प्रैक्टिकल रहेगा. समझ में आ रहा है? थियरी में कितना मिल रहा है? 33.6 अभी निकाला. सेम टू सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूं ताकि मतलब बहुत हेवी ना लगे. समझ में आ रहा है? ठीक है. बट एग्जाम में तुम लोगों को पहले ये निकालना पड़ेगा खुद से इस क्वेश्चन में, फिर बाद में यूज करना पड़ेगा. सो नाउ परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला रहता है प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100. एग्जाम में दिया हुआ प्रैक्टिकल रहता है. प्रैक्टिकली कितनी मिल रही है? 22.4 अपॉन थियरी में कितनी मिल रही है? इनटू 100. समझे? ठीक है. अब इसको डिवाइड करना तो इजी है. 11.2 से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस 11.3 3 जा 33.6, 11.2 2 जा. ठीक है. तो आंसर क्या हो रहा है? 200/3. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा फाइनल? करो इसका फाइनल आंसर निकालो. 66.67. उसको राउंड ऑफ कर दो. ठीक है. यहां तक समझा? अब जैसे मैंने बोला था परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी दोनों का क्वेश्चन हमेशा सेम आंसर देगा. ठीक है. अब सेम आंसर कैसे देता है देखो भाई, मैं इसलिए बाजू बाजू में लिख रहा हूँ. तुम लोग एक के नीचे एक लिखना ऑब्वियसली, बट वो वहाँ पे मेंशन करना कि सेम आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चन एंड ऑल वैसा. ठीक है. अब क्वेश्चन इज 122.5 grams of प्योर नहीं impure KClO3 on decomposition gives 22.4 liters of oxygen. Find percentage purity of KClO3. क्वेश्चन समझा? हाँ मुझे बताओ उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ अंतर है क्या? डिफरेंस किस चीज का आ गया? पहले तो उसमें इम्प्योर मेंशन नहीं है एंड वहां पे परसेंटेज यील्ड पूछा, यहाँ पे परसेंटेज. ओके. अब परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है देखो भाई. परसेंटेज प्योरिटी इज अमाउंट रिएक्टेड अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100. मुझे बताओ जितनी भी अमाउंट रिएक्ट की उस अमाउंट से कितना ऑक्सीजन बन रहा है? क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन, जितनी अमाउंट रिएक्ट कर रही है उस अमाउंट से कितना ऑक्सीजन बन रहा है? समझ पा रहे हो? तो जितनी भी अमाउंट रिएक्ट कर रही है उससे 22.4 लीटर का ऑक्सीजन बन रहा है एंड टोटल अमाउंट 122.5 ग्राम जब रिएक्ट करता, 122.5 ग्राम जब रिएक्ट करता, अपना ओरिजिनल क्वेश्चन उसे मत भूलना. जब 122.5 ग्राम टोटल रिएक्ट करता तो कितना ऑक्सीजन बनता है? तो टोटल अमाउंट से कितना बनता? 33.6. इंटू 100. मुझे बताओ ये दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की सेम है कि डिफरेंट है? तो आंसर भी क्या आएगा? ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये दोनों कंसेप्ट एकदम डिट्टो सेम टू सेम है. ठीक है. यहाँ पे तुम लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी रहती. एक आ गया तो दूसरा अपने आप आएगा, दूसरा आया तो वो पहले वाला भी समझ में आ ही जाएगा. ठीक है. देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो. क्या ढूंढने बोला है? मास. दिया क्या है? तो मोल से मास निकालने के लिए क्या यूज करने का? W/m बराबर कर लोगे, W निकाल लोगे. करो, ट्राई तो करो.
हाँ, अमोनिया इज NH3, ठीक है। एंड देखो पहले 10-12 एलिमेंट तो तुम लोगों को पता रहने चाहिए। नाइट्रोजन का मोलार मास, नाइट्रोजन 14 कितना रहता है 14, हाइड्रोजन 1, ठीक है। जनरली एग्जाम में दिया रहता है, बट ये एकदम बेसिक वालों का नहीं दिया रहता, ठीक है। अमोनिया मतलब NH3, ठीक है, लिख देना NH3। चलो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान देंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो N इज इक्वल टू W/N। अब तुम लोगों को ढूंढना क्या है वो पहले मैटर करता है, ठीक है। अब ढूंढना है हम लोगों को W, मास बोला है ना, तो मास इज W, तो W इज इक्वल टू N इंटू M। N कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलार मास सबने निकाल लिया मेरे ख्याल से। NH3, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 3, आंसर कितना आ रहा है 17, तो 2.5 इंटू 17 इतना ही करना है बाबा, ठीक है। अब इसे जब तुम लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो भाई 2.5 का रिटर्न है 5/2 इंटू 17 5 सा 85/2। 85 को 2 से डिवाइड करने जाऊंगा, आंसर 40 के अराउंड आएगा। 40 के अराउंड यहाँ पे कौन सा आंसर दिख रहा है, बी दिखा सबको। कुछ सॉल्व नहीं करना रहता, 4 ऑप्शन रहते हैं अपने पास, समझ पा रहे हो। सिर्फ ढूंढना क्या है वो एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आएगा 42.5, समझे। 42.5 मतलब 4.25, क्यों ये मैच क्यों नहीं हो रहा है बाय द वे, हाँ सही बोला। ये 42.5 जो है वो ग्राम्स में आया है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए। ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट किससे मल्टीप्लाई करके करते हैं, 10⁻³ से, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, समझा। तो ये केजी में कन्वर्ट होगा, एंड फिर बाद में एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, 4.25 इंटू 10⁻² ग्राम्स केजी, समझा, पक्का, ओके। तो ये लिखना है किसी को ना, वो मतलब खुद से ट्राई करना, लिखना मत, मतलब कॉपी से मत करो, चलेगा। अब तो ये बी हो गया, आंसर करेक्ट आया, समझे, ठीक है। और कुछ देखते हैं, करोगे ये कि मैं बताऊँ, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पे केजी ग्राम कुछ मैटर नहीं करता, डायरेक्ट, ठीक है। पहली बात यहाँ पे वापस क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स दिया है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास देकर किसका मोल्स पूछा है, सोडियम का मोलार मास देकर रखा है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। देखो तुम लोगों को पहले 10-20 के पता रहने चाहिए, बट बहुत सारे वो पहले से देकर रखते हैं। जैसे सोडियम तुम लोगों को पता नहीं रहेगा इसलिए देकर रखा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो बचपन से पढ़ा है ना रे, तो वो उतना नहीं देते, बट सोडियम नहीं पता रहता वो देते हैं, ठीक है। निकालो इसके नंबर ऑफ मोल्स। मार्क्स का तुम्हें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी मिलेगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे सर्च करो, लॉगिन करो, मस्त एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। डाउनलोड कर लिया है ना, मस्त है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे के सारे PYQs मिल जाता है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए CT के क्वेश्चन ओपन करो, देन यू कैन गो फॉर JEE मेंस, ठीक है। मार्क्स में तुम लोगों को परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, अब इसके बाद हम लोग लिमिटिंग, एक्सेस, रिएजेंट वो सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं है। हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन से दिख रहे हैं ना, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। बहुत कम सिलेबस है जो CT में है, JEE मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आज का जो है वो कुछ नहीं है मार्क्स में, ठीक है। तो इससे तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक एग्ज़ाम तुम्हारी सिक्योर हो जाएगी ना बे। CT से तुम लोगों को एटलीस्ट महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाता है वैसा, देन यू कैन गो फॉर JEE मेंस क्वेश्चंस। मैं एंड अगेन JEE मेंस के क्वेश्चन स्किप नहीं करने बाबा, ठीक है। अपने को एट द एंड टारगेट JEE मेंस का ही रखना है, बट ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मतलब एग्जाम है, मतलब इजी क्वेश्चन रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है।
उसके बाद जेई मेंस के आराम से हो सकते हैं, समझे? ओके। एंड तुम लोगों को पता ही होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स तो हर जगह पे निकालनी है और इसमें प्रैक्टिस हो रही है उसकी, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ऑप्शन ए, जिस किसी को आंसर लग रहा होगा हैंड रेस करेंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो, सी के लिए सबसे ज्यादा नंबर था तो वो टिक करके देखेंगे, जिधर ज्यादा आंसर आएगा वो टिक होगा, ठीक है? तो नॉइस, सी वाले करेक्ट थे। अब डी वालों ने गलती कहां पे की? डी वालों ने केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं किया। देखो बे, 2 यूनिट जब कभी यूज कर रहे हो, मोलर मास के यूनिट क्या है? अरे बताओ ना बे, ग्राम पर मोल क्या है? तुम लोगों ने मास केजी में यूज करोगे तो वो यूनिट कैंसल आउट होने वाले हैं क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? तो अगर एक यूनिट ग्राम्स में है तो दूसरा भी यूनिट ग्राम्स में ही रहना चाहिए, और डेटा के यूनिट अगर ग्राम्स में है तो तुम लोगों को गिवन का भी यूनिट ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उतना मेहनत लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, थोड़ी सी एक मिस्टेक समझी कि यूनिट कन्वर्जन हमेशा ग्राम्स में लेके जाना है, तो अगले क्वेश्चन में वो मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक्स अच्छी बात है, दोहराना बुरी बात है, समझ में आ रहा है? तो ये सेम मिस्टेक रिपीट मत करना सिर्फ। तो गिवन मास अपॉन मोलार मास 6.9 इंटू 10⁻⁻² kg। kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अपॉन मोलार मास 23। तो ये हो गया 6.9 इंटू 10⁻² एंड 10⁻³ 10⁻1 मतलब 10 अपॉन 2.3, सॉरी 2.3 क्या लिख रहा हूँ मैं, 23, ठीक है? ये बन गया 69 अपॉन 23। आंसर कितना आया? ये समझे? इसमें कोई दिक्कत? ओके। और एक क्वेश्चन, चलो जब तक ऐसे मतलब बहुत लोगों के आंसर करेक्ट नहीं आते तब तक हम लोग थोड़े बहुत देखो। वापस अमोनिया का वही घटिया 2.5 मोल्स का ही क्वेश्चन, समझ रहे हो? नंबर्स तुम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते जाओगे तुम लोगों को समझेगा एक पैटर्न है। ज़्यादा करके अमोनिया के क्वेश्चंस या फिर सोडियम NaCl के क्वेश्चन वो सब आते हैं, ठीक है? CO2 के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं वैसा। तो अभी करो ये, अभी मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है ना, एटलीस्ट फॉर्मूला पहले से बताएं, करो। बट फॉर्मूला यूज करने आ रहा है, गुड इनफ, आंसर आने से मतलब है। ओके, आ गया सबका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या अभी तक? ओके, ठीक है, गुड इनफ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर क्या करना है, यहां पर हमारा सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है। 3 फॉर्मूलाज जो बार बार यूज होते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ मोल इज V बाय 22.4। V इज इक्वल टू, वॉल्यूम ढूंढने बोला है ना, तो V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ मोल दिया है 2.5 इंटू 22.4। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, 11.2 जा 11 5 जा, ज्यादा मच भी नहीं पालने की, क्योंकि 55 मतलब 56 तो एक ही आंसर है ना, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं आंसर नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए ये बताया, समझे? बोलो। लीटर, हाँ ये देखो भाई, 1 लीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 डेसीमीटर क्यूब। लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब बोला जाता है। 1 ml को बोला जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये किधर तो साइड में लिख के रखना, ठीक है? लीटर इज डेसीमीटर क्यूब एंड ml इज सेंटीमीटर क्यूब। चलो पूछूं मैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया कोई दिक्कत? ओके, अब सी सबसे ज़्यादा आंसर था, विच इज करेक्ट, ठीक है? देखो भाई, यहाँ पर NaOH में कितने % ऑक्सीजन का मास है वो पूछा है। एक ऑक्सीजन का मास 16, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 16 अपॉन टोटल मास विच इज मोलार मास 23 + 1 24, 24 + 16 40, टोटल मास 40 इंटू 100। ये कट 4 1 जा 4 4 जा 4 × 10
40%, दैट इज़ योर आंसर। समझे? ठीक है। अगेन तुम लोग मतलब यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ, मेरी इच्छा तो और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने की होती है, ठीक है, बट ये एक्चुअल में जब पूछे जाते हैं तो ईजी रहते हैं। अगेन जेई में डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, बट कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये मस्त है, ठीक है। तो ये नहीं अभी तक हुआ है। नेक्स्ट, हाँ अब ये थोड़ा सा अलग है। कार्नालाइट, कार्नालाइट क्या है? ये हमें एक एस ब्लॉक करके चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बट अगर एक बार वो पता रहे तो ईजी है। मतलब अगेन देखो मैंने तुम लोगों को बोला 2 साल में जो जो पढ़ाया जाएगा वो सब यहाँ पे बीच में ही घुसेड़ देते हैं। रिएक्शंस, जैसे कि आज मैं रिएक्शन लिख के दे रहा था, बट रिएक्शन रहती है क्या जनरली? नहीं। तो 2 साल में जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब यहाँ पे घुसेड़ दिया जाएगा। तो मैं अभी तुम लोगों को कार्नालाइट क्या रहता है वो बता देता हूँ। कार्नालाइट इज KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। समझा? ठीक है। अब आंसर कुछ से निकाल पाओगे? हो गया? कार्नालाइट क्या होता है वो पता रहेगा तो ये इजी है, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझा क्या? क्या है क्वेश्चन? किसके? वाटर के। किसमें? कितने में? मतलब 1 मोल में। इन इंग्लिश पढ़ा है ना बे, जब लिखा रहता है मतलब एक के लिए पूछा है। तो 1 मोल कार्नालाइट में कितने मोल वाटर है? दिखा क्या? ये तो मतलब बाद में समझाने की भी जरूरत नहीं है ना। 1 कार्नालाइट में 6, तो 1 मोल में भी 6 मोल वाटर। फॉलोड? पक्का? ओके। तो इसका आंसर रहेगा 6। चाहिए तो टिक करके देखने का, ऐसे टाइम पास। आया करेक्ट आंसर अपना, वाओ। ये करो अभी। ये थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ओकेश लेवल है। चिल्ला के आंसर बताने की जरूरत नहीं है। कार्बन का मोलार मास यहाँ पे सबको पता है 12, ऑक्सीजन 16। एटलीस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाले कार्बन के सबने। मोल्स तो हमेशा निकालने हैं ना, तो वो निकाले। ओके, मुझे बताओ क्या बोला है क्वेश्चन में? अरे बताओ क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे वो पूछा है। किसको जलाने के बाद? अब कार्बन मतलब जलाने के लिए क्या लगता है? तो C+O2 गिविंग अस, रिएक्शन समझ में आ गई। तो 1 कार्बन से 1 CO2, C+O2 गिविंग अस CO2, तो 1 कार्बन से 1 CO2। तो कार्बन के जो मोल्स है, मतलब जो भी मोल्स आएंगे वो तुमको निकालना है, उतने ही मोल्स CO2 बनेंगे। ओरली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एटलीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तक पहुँचो। जो कार्बन के मोल्स आएंगे वही CO2 के मोल्स रहेंगे, तो उधर तक पहुँच पाए। पक्का? आंसर आ गया? ओके, चलो जिन लोगों का आंसर है एटलीस्ट वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो कभी नहीं रहेगा, ठीक है, वो 6 के मल्टीपल में रहता है। समझा? जनरली 6 के मल्टीपल में रहता है। ओके, तो ए पे सबसे ज़्यादा आंसर थे, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, अब देखो भाई एकदम सिंपल है ये, क्या ही इसमें दिक्कत थी। अब क्या आंसर है? रिएक्शन क्या है? C+O2 गिविंग अस CO2 बराबर। नाउ दे आर आस्किंग फॉर CO2 के मॉलिक्यूल्स बराबर। फर्स्ट विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, जो डेटा दिया है। कार्बन का मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 6 2 12, तो 0.6 से 1/20 हो जाएगा ना वो। इतना समझा? 1/20 पक्का। तो कार्बन के 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता है, 1:1:1 का रेशियो है। तो 1/20 से भी कितना आएगा ये समझे? बट ये नंबर ऑफ मोल्स है। हम लोगों को क्या पूछा है?
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? समझे? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू, किया है नहीं है ऐसा कुछ, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए इनटू, समझा? 2 1 जा 2 2 3 जा आ गया पे 3, नीचे 10 बचा ना, तो 10 रेस टू 1 ऊपर जाके 10 रेस टू -1 बनेगा, प्लस 22 मतलब 23 -1 22, क्या डिफिकल्ट था? हाँ वेरी नाइस, चलेगा वो भी चलेगा, मतलब तुमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मॉलिक्यूल्स निकाले कि किया ना, चलेगा। समझे? ये सिंपल था। देखो अगेन हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उतना ही आया, ऐसे कंपलसरी नहीं है भाई, खुद का थोड़ा तो करना पड़ेगा। मैंने CH4 का एग्जांपल लिया था, CH4 तो इससे बड़ी रिएक्शन थी, ये तो कार्बन था सिर्फ, ठीक है ओके चलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। मस्त है। ठीक है, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, इसका मीनिंग क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग बोलेंगे LR एंड एक्सेस रिएजेंट को हम लोग बोलेंगे ER। ठीक है, अब किसी रिएक्शन को मैं कर रहा हूं, ठीक है, बट मतलब रिएक्शन में हो रहा है A प्लस B गिविंग अस सम प्रोडक्ट P, समझे? बट फिर रिएक्शन करते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि A कंपाउंड जो है ना वो बहुत महंगा है, लेट अस से कि 1 ग्राम के 50,000 लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब A कंपाउंड बहुत महंगा है तो मैं उसको बहुत यूज कर पाऊंगा या थोड़ा ही यूज कर पाऊंगा? थोड़ा ही यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास है ही थोड़ा सा 1 ग्राम। 1 ग्राम में से भी मैं आधा या आधे से आधा यूज करूंगा क्योंकि बहुत महंगा है। अब इसकी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, मतलब भाई मेरा A इतना महंगा कंपाउंड यूज अगर कर रहा हो तो पूरा रिएक्ट तो करना चाहिए ना। अब ये पूरी तरीके से रिएक्ट करने के लिए जो B रहेगा वो मैं A जितना है उतना ही यूज करूंगा या बहुत ज्यादा यूज करूंगा? बहुत ज्यादा। भाई ये अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो हर एक B का मॉलिक्यूल ढूंढ ढूंढ के A के साथ रिएक्ट करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तब जाके पूरी तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो मुझे बताओ विच वन इज एक्सेस, विच वन इज लिमिटिंग? लिमिटिंग रिएजेंट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट या लार्जर अमाउंट? स्मॉलर अमाउंट। समझ में आ रहा है? एंड एक्सेस रिएजेंट, देखो भाई रिएक्शन होके कुछ प्रोडक्ट बना, अब इस रिएक्शन में अपना B पूरी तरीके से रिएक्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो एक्सेस रिएजेंट इज द सब्सटेंस विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का ना? तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द सब्सटेंस विच इज रिएक्टेड कंप्लीटली इन द रिएक्शन एंड एक्सेस रिएजेंट इज द सब्सटेंस विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलो हेडिंग लिखो LR लिमिटिंग रिएजेंट। पहले ये चाहिए तो एग्जाम्पल ऐसे लिख दो, फिर बाद में डेफिनेशन लिख के देता हूँ। हो गया? चलो हेडिंग लिखेंगे LR लिमिटिंग रिएजेंट। डेफिनेशन बता रहा हूँ, द रिएक्टेंट विच इज reacted completely, the reactant which is reacted completely in a chemical reaction, completely in a chemical reaction is called as, in a chemical reaction is called as लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मतलब एक्सेस रिएजेंट। सेकेंड हेडिंग एक्सेस रिएजेंट। बताओ
the reactant which is left unreacted, the reactant which is left unreacted at the end of the reaction, left unreacted at the end of the reaction, at the end of the reaction is called as excess reagent. ठीक है, is called as excess reagent. अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं वैसे, इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड भी है जो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी एक दो एग्जांपल्स करेंगे पहले, ठीक है. अब एग्जांपल नंबर 1 वेरी इजी, a प्लस बी गिविंग अस c प्लस 2d. ठीक है, पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मोल रेशियो. ओके, अब देखो भाई ध्यान दो, वो एग्जाम में बोलेंगे कि मेरे पास 2 मोल A है, 5 मोल B है, इन दोनों की रिएक्शन है. पहला क्वेश्चन आ सकता है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट A, ये सबको दिख रहा है. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, कितना बचेगा, 3 मोल बचेगा. कितना मोल बचेगा, सबको दिख रहा है वो. देखो भाई A इज लिमिटिंग, A कंप्लीट रिएक्ट करेगा तो 2 में से 2 गए, कितना बचा 0. 1:1 का रेशियो है तो 5 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट किए तो कितना बचेगा, 3 मोल ये बचेगा. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हाउ मच अमाउंट ऑफ C इज फॉर्म्ड. C पहले कितना था, A और C में क्या रेशियो है 1:2, तो A के अगर 2 मोल रिएक्ट किए तो C के कितने बनेंगे, तो यहाँ पे 0 + 2 आंसर क्या आएगा. या फिर चौथा क्वेश्चन आ सकता है D के कितने मोल्स बनेंगे, तो A और D में कितने का रेशियो है 1:2, तो A के जब 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो D के कितने बनेंगे. इतना सबको डायरेक्ट ओरली अभी आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई बिना किए. तो D के अपने पास बनेंगे, पहले 0 थे, 4 मोल बनेंगे तो आंसर आएगा 4 मोल. ये इजी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत. दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखो, क्वेश्चन इज 2A प्लस 3B गिविंग अस C प्लस 4D. चलेगा. व्हाट इज द मोलार रेशियो, ओके 2:2, 3:2, 1:2 बराबर. अब तुम लोगों को दिया है लेट अस से कि मेरे पास 8 मोल A के हैं और मेरे पास 9 मोल्स B के हैं. समझ पा रहे हो, विच वन इज लिमिटिंग, क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो डायरेक्ट मोल्स देख के बोलोगे तो तुम लोगों को A के कम मोल्स है इसलिए A कम लगेगा, ऐसा नहीं करने का. मतलब मैं अभी लेंदी मेथड थोड़ी सी बता रहा हूँ, पहले लेंदी मेथड फिर शॉर्ट मेथड. अब देखो भाई, अगर मैं बोलूँ कि A और B में मोल रेशियो क्या है 2:2, अब A के 2 मोल्स B के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो A के 8 मोल्स के लिए B के कितने मोल्स लगेंगे. क्वेश्चन रुको मैं इधर अलग से लिखता हूँ. रिएक्शन क्या है अपनी 2A प्लस 3B. ठीक है, आगे का छोड़ देते हैं अभी के लिए, अपने को इन दोनों में लिमिटिंग और एक्सेस ढूंढना है. तो व्हाट इज द मोलर रेशियो 2:3. A के कितने मोल्स दिए मुझे, 8 मोल्स बराबर. A के 8 मोल रिएक्ट करने के लिए B के कितने लगेंगे, क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 3 × 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, आंसर आया 12 मोल्स. तो A के 8 मोल के लिए 12 मोल लगते हैं. समझा, हम लोगों को देकर कितना रखा है 9 मोल्स, तो जितने लगते हैं उतने हैं क्या. तो B लिमिटिंग है या एक्सेस है, मैंने क्या बोला समझा, कैसे सॉल्व करने का समझा. बट ये थोड़ी सी लेंदी मेथड है, मैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं स्टेप्स वाइज वो भी बता दूंगा. बट अभी लिमिटिंग कौन सा बना B, एक्सेस कौन सा बना, मैंने क्या बोला इधर तक समझा, पक्का. अब नेक्स्ट
तो भाई हम लोगों को लिमिटिंग मिल गया कि भाई हमारा जो बी है वो लिमिटिंग है। 9 में से पूरे 9 खत्म हो गए, कितने बचे? समझे? फिर बाद में तुम लोग निकालोगे कि भाई इसके 9 मोल के साथ ए के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। मैं करके दिखा हुआ, तुम लोग करोगे अभी। बताओ कितना होगा? इसके 9 मोल के साथ बी के 9 मोल के साथ ए के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? 6। आ रहा है ओरली सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई 9 2 एंड अपॉन 3, समझा? तो कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? 6। पक्का? ओके, तो 8 मोल में से 6 मोल निकल गए, कितना बचा? तो ए 2 मोल एक्सेस बचा। मैंने क्या बोला, समझा? फिर बाद में बी के 9 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, बी के 9 मोल से सी के कितने मोल्स बनेंगे? वेरी नाइस। बाकी लोग ये कर पा रहे ओरली डायरेक्ट कैलकुलेशन कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाऊं? नहीं ना। देखो 9 इंटू 1 अपॉन 3, 9/3 3 मोल। इनिशियली कितना था? 0 में कितने ऐड हो गए? तो आंसर कितना आया? सी 3 मोल्स बनेगा। डी कितने मोल बनेंगे? 12 बन रहा है क्या? ओके, हाँ, समझा? तो देखो बे 9 इंटू 4 अपॉन 3, तो 9/3 तो 3 इंटू 4 12। तो पहले 0 थे, अब 0 प्लस 12, तो आंसर कितना आया? मैंने क्या बोला, क्या पढ़ाया, थोड़ा बहुत समझ में आया? इनके स्टेप्स भी है, हम लोग इसके बाद स्टेप वाइज भी देखेंगे कैसे स्टेप्स फॉलो करने के, ठीक है? बट ये समझा थोड़ा सा कंसेप्चुअली? लिख दो ये लिमिटिंग का, ये कैसे निकाला, ये साइड में चाहिए तो लिख देना कि ऐसे निकाला, ठीक है? डन? ओके, तो स्टेप्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हेडिंग लिखेंगे स्टेप्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ये पढ़ने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे। 2a plus b giving us 3c plus 4d, चलेगा? What is the molar ratio? 2:1:3:4. Very nice. तो 2:1:3:4, ठीक है? अब इसमें तुम लोगों को पहले से मतलब क्वेश्चन ही दे रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेट अस से उन्होंने बोला है कि मेरे पास 15 मोल ए है एंड मेरे पास 8 मोल बी है। क्वेश्चन समझा? देखते ही तुम लोगों को लिमिटिंग कौन सा लगेगा? मतलब ऐसे अगर डायरेक्ट बोलने गए तो बी लग सकता है, जैसे बाद में किया था वैसे, बट वैसे कभी करने का है क्या? नहीं। पहले स्टेप नंबर 1 विल फाइंड एक्स, ठीक है? फाइंड एक्स फॉर ऑल रिएक्टेंट्स, ठीक है? एक्स कैसे ढूंढे? एक्स इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, समझा? ओके, चलो मैं दोनों के लिए एक्स निकालो। एक्स ऑफ ए जरा नीचे लिख रहा हूं मैं, मतलब तुम लोग भी स्पेस छोड़ देना चाहिए तो, या फिर इसके ऊपर लिखो, दोनों में से एक। एक्स ऑफ ए क्या आएगा? गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 15 अपॉन इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया? 2। आंसर कितना हुआ? 7.5 बराबर। तो एक्स ए की वैल्यू आ रही है 7.5। अब एक्स बी गिवन नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आंसर समझा? नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, reactant with smaller x is limiting reagent। समझ में आ रहा है ना? which one is limiting reagent, A और B? A x स्मॉल किसका आया? A का। अरे दिख रहा है क्या? पक्का? तो A becomes my limiting reagent। ए इसमें पहले जैसी मेहनत है क्या? नहीं, सिर्फ जो डेटा दिया उसको धड़ाधड़ डिवाइड कर देने का। फॉलोड
स्टेप नंबर 3, सॉल्व फॉर रिमेनिंग reactants and products by using x value of limiting reagent। देखो भाई, मैंने ये b की x की वैल्यू निकाल दी बिकॉज मुझे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसके x की वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग रिएजेंट की। समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू अपनी क्या बन गई, 7.5 या 8, 7.5 लिमिटिंग रिएजेंट की x वैल्यू यूज करने की। समझ में आ रहा है? अब लास्ट स्टेप के लिए जरा सब जन ध्यान देंगे। यहाँ तक सबको समझा? पहली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप थी गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये आ गया 7.5। यहाँ पे क्या आया 8/1, ये क्या हो गया 8। सेकेंड स्टेप, छोटी जो वैल्यू रहती है x की वो रहता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो कौन सा बना है, a या b? a। b वाले को कैंसिल कर देने का, बाकी क्वेश्चन a वाले से मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के x वैल्यू से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाला सब जन ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखना बंद। अब देखो भाई, इसके बाद वाला सॉल्व करने के लिए रिएक्टेंट बढ़ता है कि कम होता है? अरे रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या कम होता है? कम होता है, बराबर। तो 15 माइनस 2x, x क्या है अपना 7.5, 2 क्यों यूज किया? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां पर 8 माइनस 1x, यहां पर इनिशियली ये 0 था, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में बढ़ता है कि कम होता है? तो बढ़ता है, इसलिए प्लस 0 प्लस 3x, वेरी नाइस, समझे? एंड यहां पर 0 प्लस x की वैल्यू 8 या 7.5, 7.5 लिमिटिंग रिएजेंट का x यूज करने का। ठीक है, तो यहां पर 15 माइनस 2 इंटू 7.5, 15, ये कितना बचेगा? और ये तो लिमिटिंग है बे, लिमिटिंग कभी कुछ बचता है क्या? अब यहाँ पर 8 माइनस 7.5 कितना बचा? 0.5 मोल बचे। यहाँ पर 0 प्लस 3 इंटू 7.5 कितना होता है? 22.5, ये बना, समझे? एंड यहाँ पर 0 प्लस 4 इंटू 7.5 30, तो ये कितना बना? कुछ समझा? इसके बाद वाला 1-2 क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ये पहले लिख दो। स्टेप समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा। डन? ओके, देखो 1-2 क्वेश्चन अभी तुम लोग सॉल्व करो। थ्री ए प्लस बी, ऊपर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं, गिविंग अस 4c प्लस 2d। ठीक है, अब इसके पहले से तुम लोगों को मोल्स देकर रखे हैं कि a के है मेरे पास 10 मोल, b के है मेरे पास 5 मोल, c के है 0 एंड d के है 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टू ए प्लस 4b गिविंग अस 3c प्लस 5d। ए के है मेरे पास कितने लूँ, 12 मोल, एंड बी के है मेरे पास 20 मोल। ठीक है, C0 D0। चलो तो देखो, यहाँ पर पहले वाले में मुलर रेशियो आएगा 3:1:4:2। अब यहाँ पे ये पहला वाला तो इजी है, इसके x की वैल्यू 5/1 मतलब 5 आएगी। दूसरे a के लिए x की वैल्यू आएगी 10/3 विच इज 3.33। तो बस यही आंसर है अपना। ठीक है, अब देखो टेन माइनस 3 इंटू 10/3, समझे ना? वो 10/3 3.33 है, कैंसिल आउट हो गया। 10 माइनस 10 0। लिमिटिंग तो हमेशा 0 होना ही चाहिए, समझ पा रहे हो? वो 0 हो गया, समझे? नेक्स्ट यहां पर 5 माइनस 3.33 इंटू 1x, ये समझे ना? तो ये क्या हो जाएगा 1.67 मोल।
ठीक है। यहाँ पर 4 इंटू 3.33, समझे क्या आंसर आ रहा है इसका? 13.33, वेरी नाइस। एंड यहाँ पर 0 प्लस 2 इंटू 3.33, कितना आंसर आएगा? खत्म। अब यहाँ पे 12 और 20 तुम लोग डायरेक्ट अगर टिक करने जाओगे गलती से 12 ही टिक कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मोल रेशियो क्या आ रहा है? 2:4:3:5। अब मोल रेशियो से एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है 12/2, 6, 20/4, विच वन इज लिमिटिंग? 5, मतलब b इज लिमिटिंग, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कैसे करोगे? एक्स की वैल्यू हमारी बन गई 5, तो 12 माइनस 2 इंटू 5, 12 माइनस 10, 2 मोल बच गए। ये तो 0 होने वाला है, ये लिमिटिंग है, ठीक है। 0 प्लस 3 इंटू 5 कितना आया? 15 मोल। 0 प्लस 5 इंटू 5 खत्म, समझा? ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड mass of ammonia formed when 28 grams of nitrogen gas is reacted with 6 grams of hydrogen gas, given that नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1। याद रखना बे, हर चीज को पहले किस में कन्वर्ट करने का? हाँ, मोल्स में, ठीक है। ये हम लोगों को ग्राम्स दिया है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अब रिएक्शन यहाँ पे सबको पता होगी बट फिर भी लिख के दे रहा हूँ। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2 NH3 गैस, समझे? पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स। नाइट्रोजन गैस मतलब क्या रहता है? N रहता है क्या? N। नाइट्रोजन गैस मतलब क्या रहता है? वहां पे लिखा है N2 दिख रहा है। हाइड्रोजन गैस मतलब H2। कर लोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे फटफट। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो, बोलो। 28 ग्राम्स, यस, हो गया। देखो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो गया था? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और उससे मास निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द मोलर रेशियो? 1:2, 3:2, बराबर, ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स पहले खुद से निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गिवन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गिवन मास 28 अपॉन मोलर मास, इसमें मिस्टेक मत करना, ये हो गया 1 मोल। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितने मोल हो गए? 3 मोल्स, समझे ये? अब इतना करने के बाद ये है 1 मोल। अबे नो लिमिटिंग रिएजेंट इज देयर, मेरे से एक मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया। यहाँ पे दोनों में एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 1 आ रही है ना? आई क्या एक्स की वैल्यू दोनों की 1 1? मतलब दोनों एक्स अगर सेम रहेंगे, कोई एक्स छोटा है क्या? मतलब कोई भी एक्सेस में भी नहीं है, कोई लिमिटिंग भी नहीं है, समझ में आ रहा है? वो मैंने क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मुझे इधर 6 के बदले 12 या फिर ऐसा कुछ नंबर लेना चाहिए था, ठीक है। तो नो लिमिटिंग रिएजेंट इज देयर, दोनों रिएक्ट कर लेंगे। दोनों के एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/1 1, 3/3 1, मतलब दोनों के दोनों रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों रिएक्ट कर लिए, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 इंटू 1 गया ना, एक्स की वैल्यू 1 है, ये भी कितना बचा? 0, तो बोथ आर लिमिटिंग, समझे। एंड यहाँ पे क्या बनेगा? 0 प्लस 2x मतलब 2 मोल, बराबर ना। तो ये 2 मोल बचा। आंसर कितना आया? अरे मास पूछा है, आंसर फाइनल आंसर किसी का आया क्या? 34, वेरी नाइस, समझा। तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई करना है। मोलार मास NH3 का 17 आज ही किया था, तो आंसर कितना बनता है? 34 ग्राम्स। ये समझा, ठीक है। इसमें कोई लिमिटिंग नहीं था अनफॉर्चुनेटली,
गलती से मैंने ये कर दिया। 10 मिनट बाकी है, अभी नया टॉपिक भी नहीं ओपन कर सकते कुछ। ठीक है चलो, तो 1 बजे तुम लोगों को छोड़ने बोला है, आई गेस कॉलेज जाना है ना तुम लोगों को, तो अभी नया टॉपिक ओपन करेंगे तो मतलब टाइम लग जाएगा, रादर हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन बाय बाय। अब हाँ सॉरी अभी है, नीचे आ सकते हो, थैंक यू। अब यहाँ पे देखो भाई, तुम लोगों को 1 से 50 तक, मतलब हाँ अभी ये मल्टीपल प्रपोर्शन एंड ऑल ये अगर पढ़ाया नहीं है, ऐसा लग रहा है नहीं पढ़ाया ना मल्टीपल प्रपोर्शन, तो तुम लोग 2 काम कर सकते हो, एक तो खुद से कोई तो एक आंसर टिक कर लेने का एंड चेक करने का वही आंसर है क्या, ठीक है। वही आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो ताकि तुम लोगों को खुद से थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है, वो एक कर सकते हो। ये भी लॉ का ही है तो ये भी स्किप करना चाहिए। तो ये देखो ऐसे वाले घटिया जो क्वेश्चन है, मोल से वॉल्यूम पूछा है एंड ऑल, वो तुम लोग करोगे, ठीक है। किधर तक करोगे, 50 तक। देखो एवरेज एटॉमिक मास, ये क्वेश्चन सिखाया है ना एवरेज एटॉमिक मास का, ये फिर बाद में ये भी एवरेज एटॉमिक मास का ही क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। मास से क्या पूछा है, मास पूछा है, मतलब वॉल्यूम से मास पूछा है। 50 तक सब जन क्वेश्चंस करके आएंगे, कब, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा शायद से मंडे को होगा, ठीक है। डेली के 10-10 क्वेश्चन करो या फिर एक साथ 50 करो, मैटर नहीं करता, बट 50 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। ओके, सो विद दिस वी स्टॉप हियर, टिल देन बाय बाय।